हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट के। ठीक है, पर देखो वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। भाई साहब फटाफट से बात कर लेते हैं कि अगर ऑब्वियस बात है भाई, आप लोग हमारा ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारी ऐप पर देख रहे हैं, परंतु अगर किसी और को भी सजेस्ट करना है तो भाई साहब इस तरह की हमारी कोई ऐप है स्टेप अप एकेडमी की, जहां पर जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और लॉग इन करेंगे या आप साइन अप करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे, यहां पर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके अलावा जो पर्सनलाइज असिस्टेंस होते हैं, करियर काउंसलिंग होती है, 24/7 फ्री एक्सेस मिलेगा और साथ ही साथ में सबसे फायदे वाली चीज जो मिलेगी वो मिलेगा आपके पास में रेफर एंड अर्न का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करके, वो होगा आपके ऐप को डाउनलोड करने का काम। देन उसके बाद में गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी है टेस्ट सीरीज जिसका नाम रखा गया है सेंस स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज। जिस टेस्ट सीरीज के तहत आप लोग अगर जेईई के एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं, या नीट के लिए आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाई हमारा जो वीडियो चलने वाला है, अच्छा वीडियो चलने से पहले यह भी ध्यान रखना कि ये सारे हमारे कांटेक्ट नंबर है। इन कांटेक्ट नंबर्स पे अगर कोई भी आपको समस्या दिक्कत आती है तो यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो आप यहां स्टेप अप ऑफिशियल के जो हमारे ये हैंडल्स हैं ना, जैसे कि आपके पास में फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, यहां पर भी हमको फॉलो कर सकते हो। और इतना भी नहीं तो भाई साहब जो आपके पास में stepupacademy.ind.info@stepupacademy.com है, तो यहां वेबसाइट पर भी आप हमारे से जुड़ सकते हो। ठीक है, इतनी सारी कहानी के बाद में अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि होने वाला है आपके पास में सम बेसिक कांसेप्ट। और लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ के रखा है जहां पर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करी थी। नाउ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अब बढ़ चुका है आगे की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर ये आप लोगों को अच्छे से कवर अप हो गया तो ये मान के चलो कि भाई आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होने वाले रिगार्डिंग योर मोल कॉन्सेप्ट तो वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की। यहां पर आपको पढ़ना है एटॉमिक मास नंबर। अब देखो नाम में ही आया है एटॉमिक मास नंबर, तो बहुत सिंपल सी बात है जो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू हमारे पास में बनती है दैट इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, इजी है। नाउ बात करते हैं भाई साहब हमारे पास में सेकंड वाले टॉपिक की। तो सेकंड वाले टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक मास नंबर के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो आपके पास में क्या रहेगा, वो रहेगा आपके पास में रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की क्या कहानी होती है, जरा इसको भी समझ लेना, इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। देखो होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो आज से कई सालों पहले बाटा सिस्टम चलता था, जहां पर हम लोग ये बोलते थे कि अगर मुझे आज गेहूं खाने या गेहूं की रोटी खाने के लिए, ठीक है रोटी वैसे गेहूं के आटे की होती है, तो वो खाने का मन होता है और भाई मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ चावल है, तो क्या कर लिया जाता था, एक एक्सचेंज सिस्टम लेकर आते थे, जहां मैं ये बोलता था कि एक कटोरी चावल को देने पर मुझे उतने ही अमाउंट में क्या मिल जाएगा, गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी मिल जाएगी। ठीक है, ये कहानी होती थी। अब इसी चीज को ही यहां पर बेस बनाते हुए एटम के मास को भी मेजर करा जाने लग गया। कैसे मेजर करा जाने लगा, सबसे पहले क्या करा गया, एक वेइंग स्केल यहां पर लिया गया ऐसे, और इस वेइंग स्केल पर, या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तराजू, क्या कर दिया जाएगा भाई साहब, दो ऐसे पलड़े बना दिए जाते हैं, ऐसा, और यहां पर ये ऐसा, इस तरह से हम लोगों ने बना दिया। नाउ नेक्स्ट चीज जो यहां पर की गई वो ये की गई कि हम लोगों ने बोला कि भैया यहां पर मैंने एक ऐसा एटम रखा हुआ है जिसका मास मुझे यहां पर क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये यहां पर रख दिया। अब जैसे हम लोग कभी भी इस तरह के स्केल को यूज करते हैं तो हम लोगों ने क्या करना सीखा है, हम लोगों ने देखा है सब्जी वालों के पास में अधिकतर ये होता है कि एक साइड पे वो रखते हैं सब्जी और उसके ही कंपैरेटिव या रिलेटिव क्या करते हैं, वो वेट्स रखते हैं। हो सकता है वो वेट आपके पास में 500 ग्राम के हैं, या हो सकता है आपके पास में वो जो वेट होगा वो 1 किलो का होगा। तो सपोज अगर इसको काउंटर करने के लिए यहां पर ऐसा ऐसा
ऐसा, ठीक है। टोटल क्या करने रखे, 5 वेट्स रखने पड़ गए। तो मान के चलते कि भाई इसका वेट कितना हो गया, 5 किलोग्राम्स हो गया, ठीक है। तो ये कंपैरिजन चलता था कि अगर इसको इक्वेट करने के लिए 5 वेट्स रखने लग गए तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम्स हो जाएगा। अब बात ये आती है कि भैया ये 1 किलो एटम में कैसे कंपैरिजन किया गया है। तो 1 किलो में ये जो कंपैरिजन होता है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि यहां पर कार्बन का लिया जाता है C12 वाला आइसोटोप्स, ठीक है। या बोला जाए कार्बन का एक ऐसा एटम जिसका मास कितना होता है 12, और अगर इसको मैं 12 से कर देता हूं डिवाइड, और इसको डिवाइड करने के बाद में जो भी कुछ मेरे पास में वैल्यू आती है वो वैल्यू को माना गया यहां पे लगभग 1 किलोग्राम के बराबर, जिसके बेसिस पर क्या करा गया, यहां पर एटॉमिक मास को फाइंड आउट करा जाता है। तो अब यहां पर क्या करा जाएगा कि भाई साहब अगर आपको बात करना है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की बात करनी रहेगी, तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास किसके बराबर हो जाएगा, C12/12 ऑफ पार्टिकल्स, या C12 के 12th पार्ट के बराबर यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सिंपल सी बात थी। अब इसी सिंपल सी बात में एक और नया ट्विस्ट आया, जो ट्विस्ट था आपके पास में 1 एटम के मास का, जो यहां पर बनकर आता है पॉइंट नंबर 3, जिसे कहा जाता है 1 AMU। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो AMU कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इस एटॉमिक मास यूनिट की क्या कहानी हुई, जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो एटॉमिक मास यूनिट की कहानी ये हुई कि 1 AMU बराबर हुआ C12/12 को अगर मैं 6.022 10 टू दी पावर 23 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। मतलब ये होगा कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं। तो एक एटम के मास की बात की जाती है तो ये वाली क्वांटिटी आती है C12, मतलब क्या भाई, यहां पर इसका मास कितना हो जाएगा आपके पास में 12 ग्राम्स हो जाएगा। अब सॉल्व करके देख लेना भाई साहब, अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हो तो सॉल्व करके देखने पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू बनेगी 1.66 इंटू 10 टू दी पावर आ जाएगा माइनस का 24 ग्राम्स। तो बस इतनी सी कहानी होगी। और अगर आप यहां पर इस कहानी को पढ़ चुके हो तो भाई साहब यहां से आपका अब रिलेटिव एटॉमिक मास भी आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू आ जाएगा जो भी आपके पास में एक सब्सटेंस था, जो कि क्या था आपके पास में, सपोज x था, अगर उसको क्या कर दिया, यहां पर C12 वाली की वैल्यू रख दी, C12 को जरा मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा आपके पास में यहां 12। अगर आपने ये वाला काम कर दिया, मतलब जो भी एटम था वो अपॉन में C12/12 रख दिया, तो वहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास आ जाएगा। तो बस कितना सिंपल सा है। और यहां पर अगर आप रखते हो तो 1 AMU या 1 एटम का मास आ जाता है। और इसी पे अगर आगे बहुत ही सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, जिससे कि आपके पास में कहानी सारी क्लियर हो जाएगी। कहानी क्या है कि अगर मैं बात करता हूं सपोज एक एटम की, कौन सा एटम ले लेते हैं, सपोज ऑक्सीजन का एटम ले लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन के एटम के मास के बारे में जब कभी भी डिस्कशन किया गया तो हम क्या बोलते हैं, एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास है वो कितना निकला, 16 AMU ये निकला। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास RAM ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कितना होगा, तो विदाउट एनी यूनिट उसको क्या लिखा जाएगा, हमारे पास में 16 लिखा जाएगा। पर अब जैसे पिछली बार मोल कॉन्सेप्ट की बात करके रखी हुई थी, जहां मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बता के रखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23, तो वो वाला क्लॉज यहां पर लगाना है। और उस क्लॉज को लगाते हुए आप लोगों को एक नई चीज निकालनी होगी जो कि कहलाएगा क्या, जो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। याद रखना क्या बोला मैंने, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो अब इस सिनेरियो पे मैं यहां पर क्या निकालूंगा, पॉइंट नंबर 4, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं ग्राम एटॉमिक
मास। अब क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के अंदर आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी कुछ वैल्यू आएगी दैट इज ग्राम में आ जाएगी। जैसे यहां पर ऐसा कुछ लिखेंगे, हम यहां पर बोलते हैं कि भाई हमारे पास में 1 मोल ऑक्सीजन के एटम रखे हुए हैं। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन के एटम के यहां पर मास की बात की जाए तो भैया एक ऑक्सीजन का एटम का मास कितना था, वो था 16 AMU। पर अगर वही 1 मोल की बात कर दी जाए तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.022 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई करना जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, और अगर आप इसको और ज्यादा ओपन करो, जैसे 16 AMU कितना होता है 1.66 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा आपके पास 23। पूरा सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब कभी भी वैल्यू आपके पास में ग्राम्स में आ जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और ये वाला रिलेशन जो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला रिलेशन पढ़ लिया तो आप इससे सारी चीज कर सकते हो। और अगर इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म पे बनाना चाहूं तो देखो, शॉर्ट फॉर्म पे आप लोगों को एक तरीका और बता देता हूं, जिससे कि आप लोग को कभी भी गलती नहीं होने वाली। 3 चीजें होंगी, एक होगा आपके पास में रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, और लास्ट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। सपोज ये 3 चीजें होती हैं। अब इन 3 चीजों की बेसिस पर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं माना कि नाइट्रोजन की, फिर मैं बात करूंगा यहां पर कार्बन की, और इसके बाद में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि इसकी बात कर ले भैया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, एक बार ऑक्सीजन को और ले लेते हैं, इसकी बात कर लेते हो। देखो, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास बोला गया नाइट्रोजन का, तो बिना किसी यूनिट के सिर्फ और सिर्फ वहां पर आप क्या लिखोगे भाई साहब, वहां पर आप लिखोगे कि सर इसकी वैल्यू है हमारे पास में 14। वहीं अगर इसके एटॉमिक मास की बात की गई तो आप 14U लिख सकते हो। तो कई बार क्या होता है, जो आपका AMU है वो यहां पर इस तरह से U करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आपने लिख दिया क्या हो जाएगा 14U। और वहीं ग्राम एटॉमिक मास की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा 14 ग्राम्स हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन कितना हो जाएगा 12U और 12 ग्राम्स हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन की बात करी तो भाई बिना किसी यूनिट के लिखा तो रिलेटिव एटॉमिक मास 16, और वहीं अगर उसके सिंगल एटम की बात की जाए तो सिंगल एटम पे क्या आ जाएगा आपके पास में 16U या AMU, और यहां पर क्या आ जाएगा 16 ग्राम्स आ जाएगा। चाहो तो आप इसको एज अ रेफरेंस के तौर पर रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये एज अ रेफरेंस यहां पर लिख लिया या इसको समझ लिया तो आप लोगों को इतना सारा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। ये सिंपल सा एक वो वैल्यू है कि भाई कहां से वो सारी वैल्यू आती है, अगर वो कर लोगे तो ये वाला काम आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये सारी कुछ कहानी होती है जहां पर हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं। क्लियर हो गया, इजी है। चलो, अगर ये इजी है तो इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके पास में आएगा पॉइंट नंबर 5, जहां पर हम लोग बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। ठीक है, अब देखो एवरेज एटॉमिक मास होता तो वैसे बहुत सिंपल है, पर यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज आइसोटोप्स वाला। तो याद रखना, सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है क्या, सबसे पहले आपको पढ़ना है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट, बट जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में सेम हो जाएगा। तो एटॉमिक मास डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम। और कई कभी कुछ पूछ लेते हैं लोग कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होने की वजह से ये सारी घटना यहां पर हो जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर लेता हूं सपोज क्लोरीन की।
तो भाई साहब क्लोरीन के साथ में ऐसा है, दो तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक ऐसा आइसोटोप जिसका मास होता है 35 और एक ऐसा आइसोटोप्स होगा जिसका मास कितना होता है 37। वहीं अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो भैया दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। अब होगा क्या, जैसे अगर आप यहां पर इसको इक्वेट करते हो तो भाई साहब यहां पर पहले वाले क्लोरीन में होंगे 17 प्रोटॉन, वहीं दूसरे वाले क्लोरीन की बात की जाए तो भाई साहब दूसरे वाले क्लोरीन में भी कितने प्रोटॉन होंगे 17 प्रोटॉन ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होता है। पर क्या, जैसे यहां मास है 35, तो क्या देखा था मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 35 में से 17 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 18। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसके पास हो गए 18 न्यूट्रॉन्स। वहीं अगर बात करते हैं यहां पे 35, दो ज्यादा है तो 18 19 20 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। तो होता क्या है, आप लोगों को यहां पर सिखा दिया गया कि भाई साहब पहली बात तो ये कि आइसोटोप्स वो होते हैं जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बदलने की वजह से जो आपके पास में एटॉमिक मास नंबर होता है उसमें चेंज देखने को मिल जाता है। अब अगर जैसे तुम लोगों को ये चेंज देखने को मिल गया ना, अब कहानी कितनी सिंपल सी हो जाएगी। एक ऐसा क्लोरीन है जो 35 मास कंटेन करता है, एक ऐसा क्लोरीन है जो 37 वाले मास को कंटेन करता है। नाउ अब दिक्कत ये होती है कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्लोरीन का मास 35 लूं या 37 लूं, तो इस वजह से यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है जो ये बोलता है कि भाई ऐसी कभी भी दिक्कत अगर आपके सामने आती है तो एक काम करो, ना ये लो ना ये लो, क्या ले लो, इसका एवरेज एटॉमिक मास ले लिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये एवरेज एटॉमिक मास को हमें निकालना किस तरह से है। बहुत 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 ही सिंपल सा है। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो अबंडेंस के अकॉर्डिंग निकलता है। अबंडेंस मतलब क्या, कि कितनी मात्रा में पाया जाता है। जैसे ये है, ये वाला पाया जाता है 25%, जबकि इस वाले की बात करते हैं तो ये कितना पाया जाता है भाई साहब, ये पाया जाता है 75%। तो अब अगली कहानी पे क्या हो जाएगा सर, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप यहां पर एवरेज एटॉमिक मास निकालने जाओ क्लोरीन का, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली आपको बात करनी है कि भाई मेरे पास में एक ऐसा क्लोरीन है जिसका मास है 35, एक ऐसा क्लोरीन है जिसका मास है 37। तो 35 वाला कितने परसेंट है, 35 वाला है आपके पास में 25%, जबकि जो 37 मास वाला है वो कितना है आपके पास में 75%। नाउ इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। सॉल्व करने पर एवरेज कितना आएगा, ये आएगा 35.5। तो बस ये हो जाएगा क्या, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, एटॉमिक मास आपके सामने आते हैं, या कहा जाए आपके पास में एटॉमिक मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, साथ ही साथ में एक एटम के मास की भी बात कर ली जो कि 1 AMU से डिफाइन किया गया था। एंड 1 AMU क्या बताया था, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स बता के रखा था। ठीक है, तो ये वाली कहानी है। जैसे आप लोग यहां एटॉमिक मास पढ़ते हो, सेम एज इट इज यहां पर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो जाता है। कैसे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, अभी वही एग्जांपल पढ़ के रखा हुआ था कि भाई अगर किसी ने मुझसे यह कहा कि बताओ मॉलिक्यूलर मासेस का क्या कांसेप्ट होता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई यहां पर भी सेम वही वाली चीज है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने 4 पॉइंट पे इसको देख के रखा हुआ था। पहला वाला क्या देखा था, रिलेटिव वाला, तो यहां पर लिख देता हूं कि सर एक तो यहां पर एक ऐसा मास होगा जो कि हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसको क्या बोला मैंने, RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक बोल के रखा है हमारे पास में कि एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, GMM बोलते हैं। अब यहां पर भी सेम वही वाला काम करना है जो थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सर हमारे पास में रखा हुआ है अमोनिया गैस, दैट इज NH3। एक पर्टिकुलर सिंगल एटम की बात करें तो भाई साहब नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना रहता है हमारे पास में 14। हाइड्रोजन वाले की बात करते हैं तो हाइड्रोजन है 3 और हर एक का मास कितना होता है 1, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा, 15 16 17। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बिना किसी यूनिट के साथ में क्या हो जाएगा इसका 17। रिलेटिव एटॉमिक बोल रहा हूं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 17। और अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो वहां पर क्या लिख दूंगा मैं, 17 AMU। और अगर तुम्हारा मन करे कि सर मेरे को तो AMU लिखने में आलस आता है तो वहां पर क्या लिख दिया तुमने, 17U। वहीं अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो U हटाओ, ग्राम लाओ, दैट इज 70
ग्राम्स। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जांपल और बताता हूं जो कि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां सोडियम है आपके पास में 23, ऑक्सीजन है 16, तो ये हो जाएगा 23, 16 और 1। अब ये टोटल कितना हो गया 40, बिना किसी यूनिट के लिखा तो रिलेटिव मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 40। वन मॉलिक्यूल के मास की अगर आप बात करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 40 यू, और ग्राम मॉलिक्यूलर की मास की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 40 ग्राम्स हो जाएगा। जहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताता है जब कलेक्टिवली 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिए जाते हैं तो इतना मास यहां पे बन जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी सा है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। बस ये वाला चार्ट आप लोग याद रख लेना, इससे आपके सारी परेशानियों का हल निकल कर आ जाएगा। चलो जी, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बढ़ने पर हमारे पास में एक और चीज है जो आप लोगों को दुख दे सकती है, वो होता है फॉर्म्यूला मास। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे कि भैया फॉर्मूला मास क्या होता है, तो यहां पर भी जान लो। तो देखो भाई, बहुत ही इजी सा है। इजी सा इसलिए बोलता हूं कि सपोज आपके पास में कोई कोवेलेंट कंपाउंड रखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल हर बार का हमारा वही पुराना अमोनिया गैस। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में सपोज अमोनिया गैस रखी गई है, तो एक नाइट्रोजन, ये रहा इसका एक लॉन पेयर, और साथ में इसके 3 हाइड्रोजन इस तरह से बैठे हुए रहते हैं। अब यहां पर यह बात 101% पूरी तरह से आपको फिक्स दे के रखी हुई है, और वो बात यह है कि यहां पर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ने मिलकर एक पूरे मॉलिक्यूल को बनाया, जिस वजह से इसका मास कितना आया 17 ग्राम्स आके रखा है। ठीक है, ये किसकी कहानी है, कोवेलेंट कंपाउंड की कहानी है। पर अब आती है भाई साहब दिक्कत आयोनिक कंपाउंड पे। देखो कैसी दिक्कत आएगी। अगर मैं बात करता हूं आयोनिक कंपाउंड की, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं लेने वाला हूं यहां पर NaCl। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं। सपोज एक कंपाउंड लिया है हमने NaCl, जिसमें मुझे पता है Na होता है पॉजिटिव और Cl कैसा होता है आपके पास में नेगेटिव होता है। अब इस सिचुएशन पे क्या होगा जरा ध्यान देना। आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो नहीं हो रही है। शेयरिंग होती तो ओवरलैप होता, ओवरलैप होता तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता। पर NaCl के फॉर्मेशन में क्या होगा, यहां ये रखा है आपके पास में सोडियम, और इसका क्या रखा हुआ है आपके पास में ये कैटायन रखा हुआ है। ठीक है, तो बस अब ये सोडियम के कैटायन कैसा होगा, ये होगा सपोज आपके पास में स्फेरिकल शेप में। तो मैंने बोला भाई ये रहा सोडियम, और ये इसकी सोडियम के आयन की बॉल है। ठीक है, केस नंबर 1। अब इसके बाद में अगली कहानी क्या बैठी, अगली कहानी ये बैठी कि भाई एक सोडियम का आयन जो होता है ये कभी भी इकलौता नहीं होता, ये 6 क्लोरीन के एनायन के साथ में बैठा हुआ होता है। तो एक क्लोरीन आपके पास में आ जाएगा यहां पे, दैट इज Cl नेगेटिव, एक क्लोरीन यहां पर आ जाएगा Cl नेगेटिव, और सपोज एक क्लोरीन यहां पर आया, दैट इज ऑल्सो Cl नेगेटिव, एक क्लोरीन यहां पर आया, वो भी क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव होगा। अब क्या होगा, एक क्लोरीन मैंने रखा यहां पर आगे की तरफ सपोज Cl नेगेटिव, एक क्लोरीन रखा पीछे की तरफ, क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव। अब इस कंडीशन पे इसको जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आप देखोगे कि भाई एक सोडियम का आयन है, उसके साथ में 6 क्लोरीन के आयन है। जहां क्लोरीन का मास होता है 35.5, वहीं सोडियम का मास होता है 23। अगर तुमने सबको कैलकुलेट कर दिया तो इशू क्या आएगा कि एक इतनी बड़ी मास की वैल्यू आ जाएगी जो कि आप लोग बोलोगे कि यार ये तो हमारे पास में कभी सिखाई नहीं गई है। तो इस वजह से होता क्या है कि भाई आयनिक कंपाउंड आपस में इस तरह से जुड़े होने की वजह से, जिसको कहा जाता है क्लोज पैकिंग, जो कि आपके क्लास 12 का सब्जेक्ट है, जो कि सॉलिड स्टेट में आएगा। वैसे बोर्ड्स में से वो चैप्टर को हटा दिया गया है, बट स्टिल अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो JEE एडवांस में उसके क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब आपको वो पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो वही है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग लेते हो तो वहां पर ये कहानी होती है। तो इस वजह से हमने क्या बोला भाई, अगर एक सोडियम के कंपैरिजन में 6 क्लोरीन ले लिए गए तो मास इतना जरूरत से ज्यादा भारी हो जाएगा ना कि वो सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर देगा। तो इस गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो मास लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं,
फॉर्मूला मास लेते हैं। और ये जो फॉर्मूला मास है वो क्या बोलता है, जब एक कंप्लीट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप फॉर्म करते हो तो उसका जो मास होगा दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास। जैसे अगर आप यहां पर देखते हो तो आपने क्या देखा NaCl में, आपने बोला सर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये, जहां पर सोडियम है 23 और क्लोरीन है आपके पास में क्या 35.5। जब सिंपली ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। अब अगर कोई यहां पर बोले कि भाई यह तो क्या हो जाएगा रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ दिस NaCl, और अगर किसी ने बोल के रखा है कि ये बताओ कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 58.5 जो लिखा है ना उसके आगे ग्राम लगा देना, वो क्या हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, इतनी सी सिचुएशन है। ठीक है जी, चलो तो अब देखो कहानी हम लोगों ने कितनी सारी पढ़ ली कि क्या होता है ग्राम फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, जिसमें हम लोग बात कर रिलेटिव एटॉमिक मास की, और इसके अलावा हम लोगों ने बात करके रखा हुआ था कि भाई साहब जो 1 एटम का मास होता है वो कितना होता है। अब बस इतनी सारी चीजें पढ़ ली तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर दे। जहां पर पहला क्वेश्चन हमारे पास में देके रखा है, फाइंड नंबर ऑफ 2He4। अगर मैं बात करता हूं ये 2He4 क्या है, तो भाई ये है आपके पास में एटॉमिक नंबर, जबकि ये क्या है आपके पास में एटम का मास नंबर। तो बोल के रखा हुआ है कि इस प्रकार के एटम का फाइंड द नंबर ऑफ दिस एटम्स प्रेजेंट इन 52 AMU हीलियम सैंपल। इसके कितने एटम होंगे अगर आपके पास में 52 AMU हीलियम रखा गया है। तो भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर यहां पर 4 है तो 1 एटम ऑफ ट्वाइस ऑफ He4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगा आपके पास में 4 AMU। अब आपके पास में क्या बोल के रखा हुआ था, आपके पास में टोटल अमाउंट दे के रखा हुआ था, तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 13 AMU। ठीक है, तो बस इतना सा करना था और कुछ भी काम नहीं हो जाएगा। हाँ 13 आ जाएगा, है ना, 13 AMU वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बस इतनी सी कहानी, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जस्ट टोटल 52 था, 4 इसके अंदर क्या था आपके पास में 1 का मास था, तो आपने क्या कर दिया टोटल डिवाइडेड बाय 1, तो टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। AMU से AMU भी हटा देना यार, हैं ये तो पता चला हम लोग वहां पर मास से मास ही कैलकुलेट कर ले, जबकि हमको क्या बोला था नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो बस इतनी सी सिचुएशन है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हम लोग एक साथ कई सारी चीजें करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल के रखा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 50। कोई एटम है उसका एटॉमिक मास कितना दे के रखा है 50 दे के रखा हुआ है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम इन AMU। अब ये क्या था, बिना कोई यूनिट वाला रिलेटिव एटॉमिक मास, एक एटम का मास बोला गया है 50 AMU। ठीक है, कहां से निकालोगे आप, याद है हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ था, हम लोगों ने यहां पर एक टेबल देखी थी, एक था रिलेटिव एटॉमिक मास और यहां पर था एक एटम का मास, और यहां पर क्या था ग्राम एटॉमिक मास, ये दे के रखा था। अगर ये आपके पास में 50 है तो ये होना चाहिए 50U, और ये कितना होना चाहिए आपके पास में 50 ग्राम्स होना चाहिए। तो बस आपके पास में अगर ये रिलेटिव एटॉमिक मास 50 है तो उसका AMU में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 15 AMU। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस काइंड ऑफ एटम्स इन ग्राम। देखो इतने सारे एटम का मास किस में निकालना है, ग्राम्स में निकालना है। और मैंने क्या बोल के रखा हुआ था, ग्राम एटॉमिक मास वो होता है, ग्राम एटॉमिक मास इक्वेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, ये कैलकुलेट करते हैं 1 मोल के लिए, और 1 मोल किसके बराबर होता है अवोगाड्रो नंबर, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अवोगाड्रो नंबर मतलब 1 मोल, तो 1 मोल में कितने ग्राम होगा, अगर 50 AMU है तो आप क्या लिख दो 50 ग्राम्स हो जाएगा। तो बस ये हो गया सॉल्व, इतना ही इजी है और ज्यादा टफ नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम। 10 ग्राम के अंदर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है। ये कहानी दे के रखी है, क्या किया जाए, इजी है। देखो नंबर ऑफ एटम्स 10 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स 10 ग्राम। अब क्या कर दोगे, सर डाटा तो आपने दे के रखा हुआ है उसी हिसाब से कर लो। डाटा क्या दे के रखा हुआ है, सर मुझे ये पता है कि 6.022 10 टू द पावर 23 एटम का जो मास है वो कितना है 50 ग्राम। अब देखो बच्चों वाली चीज, अगर 50 ग्राम में इतने एटम तो 1 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे 6.022। अच्छा करना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, तो 50 ग्राम में इतने होंगे
तो अगर आपके पास में 1 ग्राम में निकाला गया तो भाई 1 ग्राम में इतने एटम हो जाएंगे। अगर 1 में इतने हैं तो फाइनली यहां पर आंसर निकालने की बात आएगी तो 10 ग्राम में कितने होंगे, ये होंगे 6.022 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी हो जाएगी। अब देखो इसमें चाहो तो आप इसको थोड़ा सा इजी वे में भी कर सकते हो। कैसे इजी वे में कर सकते हो, एक काम करना, यहां पर ये वाला जो अमाउंट है ना इसको निग्लेक्ट कर देना। 6.022 आप अगर राउंड ऑफ करते हो तो 6 बन जाएगा, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 हो जाएगा आपके पास में कैंसर। ये कितने बार में जाएगा, 5 1 5 पॉइंट लगाया, 5 2 10, तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो बस इतना आ जाएगा आपके पास में, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। सीधा सीधा कैलकुलेशन है यार, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करके रखा है, जो लिखा हुआ है मैंने उसी को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो तो जैसे ये सॉल्व हो गया 1.2 10 टू दी पावर 23 आपके पास में वैल्यू आ गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी एटम्स है। जो अभी देखा ना उसका जस्ट उल्टा कर दो। अभी क्या था कि भाई 10 ग्राम में कितने एटम हैं, तो अब क्या क्वेश्चन है, इतने एटम में कितने ग्राम्स हैं। तो क्या किया जाए, अरे बहुत ही इजी है रे। इजी का है इजी, ऐसे इजी, कैसे इजी, हम ये बोलेंगे वही पुराना खेल, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 50 ग्राम्स। तो भाई साहब एक इकलौता जो एटम होगा वो कंटेन करेगा 50 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू दी पावर 23 ग्राम्स को। अगर एक एटम इतने ग्राम कंटेन करते हैं तो भाई साहब इतने एटम जो कि हैं आपके पास में 3.011 10 टू दी पावर 20 एटम्स जो होंगे वो कितने ग्राम कंटेन करेंगे, वो करेंगे आपके पास में 50 इंटू 3.011 इंटू 10 टू दी पावर कितना दे के रखा है रे भाई 20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है, इसको और इसको राउंड ऑफ ले लो। 3/6 आपके पास में हो चुका है, कितनी बार में चले जाएगा, ये 2 टाइम्स में चले जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास में 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 23 ऊपर जाएगा तो बेस सेम पावर ऐड 20 माइनस कितना हो जाएगा 23। सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। तो बस इतनी सी कहानी हो जाएगी। अब आपको मालूम है ये साइंटिफिक नोटेशन पे नहीं है, तो साइंटिफिक नोटेशन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहां सपोज अगर कोई डेसिमल का पॉइंट होता तो वो लेफ्ट में क्या होता, एक हैंड साइड क्या होता, इधर तरफ खसक जाता। जैसे ही आपके पास में लेफ्ट में डेसिमल का पॉइंट खसकता है तो जितनी डिजिट खसकता है ना तो उतनी ही वैल्यू यहां पर क्या कर देना, ऐड कर देना। कितने डेसिमल डेसिमल कितने डिजिट खसकाया मैंने, एक डिजिट, तो जो 10 की पावर होगी उसमें +1 आपके पास में आ जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बस ये इस तरह से 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में देखो हर प्रकार के एटॉमिक मास को हम लोगों ने यहां पे यूज कर लिया है। तो बस रे भाई इतना सिंपल सा है। अब अगर आप लोगों को ये सिंपल लगता है, ठीक है, तो होप सो ये वाला तो और भी ज्यादा सिंपल लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने किसकी बात करी, एटॉमिक मास की। अब हम लोगों ने क्या बोल दिया कि जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे मॉलिक्यूलर मास भी होता है। सिंपल, जैसे पहला वाला मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 75। तो ये 75 क्या है, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो भाई साहब आपके पास में बोल के रखा हुआ है कि अगर 75 है तो कैलकुलेट द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स। कर सकते हो 75 अगर रिलेटिव एटॉमिक मास है तो एक एटम का मास कितना होगा, दैट इज 75 AMU या 75 यूनिट्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है यार, अगर एक का मास है 75 तो 100 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, सर बहुत आसान सा, 100 मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 100 इंटू 75 दैट इज 7500 और क्या आ जाएगा AMU आ जाएगा। तो बस इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 5000 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स बोल के रखा हुआ है।
अब मैंने क्या सिखाया था सर, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपके पास में 75 यूनिट है, सॉरी 75 है, तो 1 एटम का मास कितना हो गया 75 यू। और अगर इसका मुझे ग्राम एटॉमिक मास निकालना रहा तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में 75 ग्राम्स हो जाएगा। तो भाई अब आपके पास में अगर 75 ग्राम्स आ गया है तो आपको किसका करना है, आपको निकालना है यहां पर 5000 मॉलिक्यूल्स का। तो निकाल सकते हो क्या? 5 सेकंड का समय देता हूं। अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो 5 सेकंड, 5 सेकंड तो कम हो जाएगा, 10 सेकंड का एक समय देता हूं। 10 सेकंड के समय में इसको निकाल के बताओ वीडियो पॉज करके। ठीक है जी, चलो सोच लिया, 10 सेकंड का समय दिया था, पॉज वॉज करके देख लिया। अब देखो करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप क्या बोलोगे, एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, दैट इज था 75 यूनिट। तो हम ये बोलेंगे 5000 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो होगा 75 AMU। और इसको और अच्छे से डिफाइन करें क्योंकि ग्राम में निकालना है, तो वो हो जाएगा आपके पास में 5000 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 75, फिर मल्टीप्लाइड आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ऑफ ग्राम्स। ठीक है, तो बस ये वाली वैल्यू आपको यहां पर अगर आप इक्वेट कर दोगे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे इसको सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी रख लिया है, चाहो तो तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हो, जल्दी भी हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने पर मेरा जो आंसर आया था वो आ रहा है हमारे पास में सॉरी इसके बाद में आएगा 6.225 10 टू दी पावर माइनस का 19 ग्राम निकला हुआ था मेरा आंसर। ठीक है, तो बस करके देख लेना तुम लोग सॉल्व, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक एक सॉल्व करने बैठूंगा ना तो क्या हो जाएगा कि लेक्चर बड़ा होते चले जाएगा और काम की चीज से ज्यादा हम बहुत सारे फालतू की चीज करने लग जाएंगे। तो बस रे भाई साहब, इसका मास आ जाएगा इतना और हमारा खेल खत्म, पैसा हजम। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, व्हाट इज द मास ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। अब ये वाली वैल्यू मुझे देखी देखी सी लग रही है, सिर्फ फर्क आ रहा है कि जहां हम लोग 1 मोल में 10 टू द पावर 23 को कंसीडर करते हैं, वहीं यहां पर 10 टू द पावर क्या है आपके पास में 20 है। सो फॉर दैट रीजन क्या मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं, मैं बोलता हूं कि सर मुझे इतना पता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कितना है 75 ग्राम से। ठीक है, अब ये वाली कहानी मैंने बोल दी, अगर यहां पर मास 75 ग्राम से तो मुझे 10 टू द पावर क्या करना है 20 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, 6.022 10 टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, ये कर सकते हैं बेस से पावर ऐड, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 ग्राम्स। अब क्या कर दो, ये लो भाई आ गया आंसर 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास होगा वो होगा 75 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, या फिर बोला जाए तो 0.075 ग्राम्स। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो बहुत इजी सा था, सब कुछ हमारे पास में दे के रखा है, जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट वन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स आर इन इट्स 2.5 मिलीग्राम। इस बार 2.5 मिलीग्राम की बात करके रखी गई है। तो यार यहां पर भी ये भी इजी हो जाएगा, हम लोग हमारे पास में क्या है डाटा दे के रखा है। क्या डाटा दे के रखा हुआ है कि हम ये बोल सकते हैं 75 ग्राम कंटेन्स 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, अगर 75 इतना है तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23, ये वाली वैल्यू लिख दी। अब मॉलिक्यूल्स जहां पर आएगा तो बस उसके नीचे क्या कर देना है, आपको यहां पे 75 लिख देना है और यहां पर ये वाली वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। अब आपके पास कितनी वैल्यू है, आपके पास में जो वैल्यू देके रखे दैट इज 2.5 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। मिलीग्राम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है 2.5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 ग्राम्स। बस रे भाई, ये कन्वर्जन है सिंपल सा, मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो बस भैया इतना तो अपन भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसी वजह से क्या होता है, कुछ काम तुम लोग के लिए भी छोड़ना है, क्योंकि ग्राम में दे के रखा है ना मेरे पास कन्वर्जन, तो वही वाली काम है आपके पास में। अब देखो करके रख दे यहाँ पे सॉल्व, चलो करवाई देते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। 2.5 इंटू
10⁻⁻³ का 3 ग्राम के अंदर हो जाएगा 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। बच्चों वाला काम, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा 25 से 3 टाइम पे चला जाएगा 75, यहां से चला जाएगा 2 बार में। सॉल्व कर लोगे तो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है क्या 2 लिखा हुआ है। अच्छा 0.22 को मैंने राउंड ऑफ ले लिया, इसी वजह से मैं यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻23 माइनस का 3 और ये भी 10 ऊपर चले जाएगा माइनस का 4, कितना बच जाएगा आपके पास में, आपके पास बच जाएगा 10⁻+ का 19 बच जाएगा, है ना। 23 3 गए 20, एक ऊपर गया माइनस हो गया 1, तो क्या हो जाएगा 10⁻+ का 19। तो हम यहां पर फाइनली बोल सकते हैं कि 2.5 10⁻³ ग्राम बोल दो, या फिर से हमारी बात से पलट जाओ 2.5 मिलीग्राम बोल दो। तो इसके अंदर कितने आपके पास में होंगे 2 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। तो बस है भाई, इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह से आप यहां पर सिंपल से क्वेश्चंस को कर सकते हो, जहां पर आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हो। आइदर इट इज एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास हो जाए या रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाए। अब उसमें आप एटम को हटाकर मॉलिक्यूलर लगा दो तो भी आपके पास में सारी यही कहानी चलने वाली है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह से हमारा एटॉमिक एंड मोलर मास वाला चैप्टर भी हो चुका है एंड, और जैसे ही आपके पास में चैप्टर एंड हुआ, इसके बाद में अगला लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ में हम लोग इस लेक्चर को कर देते हैं एंड। तैयार हो जाओ अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आप सभी को अगले वीडियो में।